तो आपकी ज़िंदगी में, जी, ज़ाती ज़िंदगी में क्या अहमियत दी है आपने शायरी को? मेरी ज़ाती ज़िंदगी में ये अहमियत है आज हम्म, कि अगर मैं ना लिखूं हम्म, तो मैं मर जाऊं। जी, मतलब ये है कि लिखना मेरी मजबूरी ज़ाती है। मजबूरी है, मजबूरी है, क्योंकि मेरे जो कुछ अंदर पक रहा है, उसको जो आना- कुछ आना मैं ये है। करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जी जी, जो लफ्ज़ हैं हाँ, मेरी इमदाद के लिए आते हैं, सहायता के लिए आते हैं, जी जी, उनसे मैं कुछ करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि उससे मुझे ये पहुँचे, लेकिन मुझे टेम्पोररी जी रिलीज मिलता है, जी, ये मिलता है। लेकिन उससे क्या दूसरे लोग माना लेते वो हैं, दूसरी बात है। वो दूसरी बात है। नहीं, बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आपने इतने सालों 30-35 साल से ज़्यादा आपने पुलिस 50 में साल। नहीं, पुलिस में काम किया। जी जी, आपने। फिर कितने साल आपने पुलिस में मैं काम किया? 32 साल, 32 31 साल। हाँ, तो 32 साल। तो एक तरफ पुलिस का काम जी और दूसरी तरफ आपकी ये शायरी विद दीज कंसर्न्स, जी, तो उनका तालमेल कैसे बैठा या कैसे बिठाया? तालमेल की ऐसा है कि मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ जी कि पुलिस का काम मेरे काम के आड़े आ गया। जी जी हाँ, ये है कि मैं दिल्ली छोड़कर जब बेंगलोर आया, जी, बेंगलोर आने के बाद कुछ अरसा मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर सालार में काम किया, जी, फिर उसके बाद पुलिस में ज्वाइन हो गया। तो मैं बहुत अरसे तक कुछ लिख नहीं पाया, मैं जी, कुछ लिख नहीं पाया, क्योंकि डे टू डे एंगेजमेंट्स जैसे आपको मालूम है, हाँ हाँ, पुलिस में ऐसे थे जी जी, कि मैं डीएसपी था, बाद में ये रहा वो रहा, ये ऐसा रहा, तो कभी कभी लिख लेता था। जी जी, जैसे मैं सबसे पहले मुझे याद है मैं चित्रगा में था तो वहाँ कुछ नहीं लिखा मैंने। जी। फिर उसके बाद मैं विजिलेंस में गया, तो मैसूर में। उसका कारण यही था, मशरूफियत, मसरूफियत, बस, और कोई मसरूफियत। और ये मैसूर में गया तो मैंने कुछ नज़में लिखी। जी, जैसे एक नज़म मेरी मैसूर के नाम है, शहर मैसूर की वीरानियों के नाम। अच्छा, आप बेंगलोर के देखिए और मैसूर को देखिए। हाँ, मैसूर में एक वो तरह की हमा हमी, वो ये जो ये शहरी ज़िंदगी का ये होता है वो नहीं है, वो आज भी नहीं है गालिबन, मैं नहीं कहता। मैसूर में, हाँ, मैसूर में। तो मैंने वो नज़म लिखी। तो उसी ज़माने में एक अदीबा ने जी, मुझे ख़त लिखा कि वो नज़में वगैरह पढ़ने के बाद कि आपकी शायरी जो है वो टी.एस. इलियट की तरह है। तो मुझे कुछ इससे इंस्पिरेशन मिली। तो उनसे मेरी ख़त किताबत भी काफ़ी देर जारी रही। अच्छा, बाद में मैंने खुद उसको ख़त्म कर दिया। उनका बेचारी का इंतकाल भी हो गया। अच्छा, तो वो एक वन ऑफ द इंस्पिरेशंस था लिखने के लिए। तो फिर मैं भालकी में गया तो वहाँ के जो सूरत हाल थी उस पर कुछ एक आध नज़में लिखी मैंने। यानी मतलब मंजर कि मंजर को आपको देख पुलिस के काम में और अपनी जाती कुछ मुझे जिंदगी कोई में जो है कोई मतलब कोई फर्क नहीं नजर पड़ा, आया, कोई और फर्क नहीं ऐसा पड़ा। होना भी नहीं चाहिए। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। जैसे मेरी एक बहुत मशहूर नज़म है। जी तो आपको याद है, आप एक बार घर तशरीफ़ लाए थे, जी तो जहाँ पर महमूद अयाज भी थे, शहरियार भी थे, जी जी, और एक पार्टी रखी थी हमने कई जी जी मुख्तलिफ ज़बान के। जी जी, तो उस रात को सोने के बाद हाँ सुबह उठकर मैंने एक नज़म लिखी। जी, उस नज़म का उन्वान है, अच्छी नज़म है, हाँ, नशा बाकी है। नशा बाकी है। नशा बाकी है, बहुत अच्छी नज़म है। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई उसको। आधे घंटे में 45 मिनट्स में नज़म लिख दी। जी अगर मैं उसको थोड़ा टाइम मिला तो ठीक कर ली। जी जी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। हालांकि उस वक्त में डीसीपी क्राइम था, जी तो एंगेजमेंट्स मेरे ज़्यादा होते थे, नाइट राउंड्स होते थे, ये होते थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी, मेरा काम कभी उससे नहीं इसमें आड़े नहीं आए। और यह पुलिस के काम से शायरी में भी कोई अड़चन नहीं आई, दोनों ही बातें। दोनों बातें। जी जी। लेकिन अभी आपने एक बात कभी ठीक कर ली, तो उस पर एक छोटा सवाल ये मैं पूछना चाहूँगा कि शायरी पर्टिकुलरली, बाकी चीज़ों में तो लिखने का, उसको करेक्ट करने का काफ़ी चलन है जी, लेकिन शायरी जो है वो थोड़ी सी एक्सटेम्पोर, या कहना चाहिए एकदम जी आनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। जी। तो किस हद तक आप जो पहली नज़्म, पहला जो ड्राफ्ट कहिए या कुछ भी पैदा हुआ है जी नज़्म का या गज़ल का, जी, उसको कहाँ तक ठीक करना चाहिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कम ठीक करना चाहिए जी, क्योंकि उससे उस नज़म की स्पॉन्टेनिटी खराब हो जाए। अगर उसमें ज़बानी गलतियां हैं वो ठीक कर देनी वो ठीक कर दीजिए। जी, बाकी इसको ठीक करना मुश्किल है। हाँ। जैसे मेरी एक नज़म के साथ हुआ, हाँ
वो नज़्म मैं थोड़ी सी उसकी कहानी सुनाता हूँ। वो नज़्म बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई जी। मैं वहीं ब्रॉडवे में रहता था जी। तो एक दफ़ा मैं बहुत थक हार के आया मैं जी। थक हार के आके सो गया जी। सो गया तो बाद में 7 बजे के करीब उठा देखा तो मेरे बच्चे जो है बाहर खेल रहे थे मेरे पास 2 कुत्ते थे ऑल्सेशन उनसे खेल रहे थे जी। जब मैं बाहर निकला थका आ रहा तो मुझे एक तरह की खुशबू आई जी। मैं खुशबू को तलाश करता पूरे आंगन में घूमा मैं तो वो खुशबू आ रही है लेकिन कहाँ से आ रही है इसका पता नहीं चला मैं भूल गया। उसके बाद मैं फिर 2-4 दिन के बाद जब मैं शिवाजी नगर में नीचे उतर रहा था जी। तो लेफ्ट साइड में एक दरगाह है एक तकरीबन समझे कि बहुत दूर है घर से वहाँ से उस तरह की खुशबू आ रही थी तो उस पर मैंने एक नज़्म लिखी। अच्छा। तो महमूद अयाज को दिखाई मैंने तो उन्होंने 5 मरतबा उसको ठीक किया। अच्छा। तो ये बात आपको ठीक लगी कि उन्होंने मुझे ठीक नहीं लगी जी। नज़्म ठीक है वो लेकिन नज़्म ठीक नहीं लगी। अच्छा। उसको पत्थर को तराशने जैसी बात हो गई। अब पत्थर को कहाँ तक तराशा जा सकता है? तराशते तराशते पत्थर ही खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल से शायरी का एक बड़ी खुशूसियत ही यही है कि जो निकले अपने आप जी जहाँ तक हो सके वैसी ही बनी बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त जो निकला वो वैसा सही। आपकी शायरी को पढ़ते हुए जितना कुछ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है और आपने खुद भी अभी कहा कि एक अकेलेपन जी उसमें दिखाई देता है जी काफ़ी हद तक दिखाई जी जी। क्या सबब है इस अकेलेपन का? आपको मैं अर्ज करूं जी। ये मेरा अपना ख्याल है हो सकता है आपका अपना भी ख्याल जी कि इंसान जो है जी एक ग्रेगरियस एनिमल एक ग्रेगरियस बीइंग है ये सोसाइटी में रहना चाहता है। जब सोसाइटीज में वैल्यू ही बाकी नहीं रहे यानी कोई वैल्यू का मतलब यह है कि मेल मिलाप का मोहब्बत का चाहे वो इंडिविजुअल समाज हो मियाँ बीवी हो बाप बच्चे हो भाई भाई हो पड़ोसी हो आप बताइए आज के समाज में या आज से पिछले भी जाकर आप देखें तो कहाँ मौजूद है वो? तो मेरी तजर्बे में इंसान अकेला रहता है। एंड दूसरा मसला ये है कि आप दूसरे आदमी को आप लाख समझें कि आप समझते हैं आप उसे समझ नहीं सकते। जॉन पॉल सार्त्र जो है एक बहुत बड़ी बात कहता है उसकी बीइंग एंड नथिंगनेस में उसके यहाँ द अदर का कॉन्सेप्ट कि मेरे अलावा जो है वो द अदर है। उसके यहाँ अदर जो है वो दुश्मन के मामले में माने में आता है। मैं दुश्मन नहीं कहता लेकिन अदर इज अदर। अब मैं हूँ अदर इज अदर। तो अगर मैं हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है तो जाहिर है मैं अकेला ही हुआ ना। मेरे साथ खुदा नहीं है मेरे साथ फरिश्ते नहीं है मेरे साथ शैतान नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने खुदा को अपने साथ माना है कुछ लोगों ने फरिश्तों को अपने साथ माना है शायद महसूस किया। हाँ महसूस कर सकते हैं लेकिन मैंने महसूस नहीं जी। मैं भी कुछ महसूस करता हूँ लेकिन मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। जी। इस वजह से ये अकेलापन आपकी शायरी में दुनिया अकेली है जी। पूरे लोग साथ चल रहे हैं लेकिन अकेले हैं। अकेले नहीं है इंसान अकेला है बेसिकली ही इज अलोन। मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान का सफर एक खबर से दूसरी खबर तक है। पहली खबर तो उसकी माँ की पेट है दूसरी खबर उसकी खबर है या जिसको शमशान में जलाया जाता है उसको भी आप एक खबर ही तस्वुर कर लीजिए। तो इंसान तो अकेला है ही अल्लाह का आप कोशिश कर लीजिए उसको। इस अकेलेपन के साथ साथ जी एक तलाश भी नजर आती है आपकी शायरी जी। वो क्या तलाश रहे हैं? उसको आप तलाश हक कह सकते हैं। तलाश हक कह सकते हैं। ट्रुथ की तलाश। मैं दूसरी चीज को तो तलाश नहीं करता जी क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में जो चीजें आती हैं अब देखिए शायरों के यहाँ क्या तलाश है शायरों के यहाँ क्या तलाश है। अक्सर शायरों के यहाँ जो जिसको हम इश्क मजाजी कहते हैं जी यानी ह्यूमन लव कहते हैं उसके लव की तलाश है। लेकिन अक्सर शायरों के यहाँ जी मैं कहूँगा कि ऑर्डिनरी शायरों के जी मौलाना रूम के यहाँ आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी। इश्क हकीकी मिलेगा वहाँ पे। हाफिज शिराजी के यहाँ नहीं मिलेगा आपको गालिब के यहाँ नहीं मिलेगा आपको मीर के यहाँ भी नहीं मिलेगा हालांकि कहीं कहीं पर इस लेवल पर भी आए हैं। तो वो तलाश है सच की तलाश हक की तलाश या आप उसे हुस्न की तलाश भी कह सकते हैं। ब्यूटी पर से हाँ खूबसूरत की तलाश भी कह सकते हैं। अब जैसे
जैसे हिंदू मैथोलॉजी में कहा गया है, लेकिन बड़े मोटे मोटे तौर से कहा गया है, लेकिन उसका सुना कि बहुत उसकी तशरीह है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, तो आप उसको सत्यम शिवम सुंदरम की तलाश कह सकते हैं जी अपने तौर पर। जी जी लेकिन तलाश है, तलाश वो है जो नहीं है। जी जी। यानी मेरा एक किताब का जो इंतसाब है, डेडिकेशन, जी जी, वो डेडिकेशन मैंने किया है उसके नाम जो नहीं है। जी जी, उसके नाम जो नहीं है, वो उसका किताब का नाम भी ला है। जी। तो कुछ लोगों ने कहा सिर्फ ला है, ला इला है, उसके बाद क्या हुआ? जी। मैंने कहा उसके बाद कुछ नहीं है। जी। मैंने ये कहा हूँ, सुनो, जी। ठीक है। मुसलमान क्या समझता है आमतौर पर, जो उर्दू का बोलने वाला है, पढ़ने वाला है, वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, या कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी। हालांकि कुछ नजर आता है, जी जी, लेकिन ला इलाह का मतलब यह है कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जी 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 व्हिच डजंट हैव एनीथिंग। जैसे इमैनुअल कांट के फलसफे में है, जी, इमैनुअल कांट कहता है नॉमिनन एंड फेनोमेनन। हमको जो नजर आता है फेनोमेनन है। जी। नॉमिनन इज वेरी बिग, एवरीथिंग इज नॉमिनन। ला इलाहा का मतलब नॉमिनन है, ये है। जी। आपकी जैसे एक शेर मुझे याद आ रहा है आपकी गज़ल का, है लिबास जिस्म के खार खस में चराग नूर की खानका, गो नफस नफस है धुआं धुआं मगर आज तलक में जला नहीं, मगर आज तक में जला नहीं। तो इसमें एक ये है कि अनसर्टेनिटी है, उसको मुकम्मल अंजाम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा मेरी तलाश को, लेकिन फिर भी एक जीवट है खोजते रहने की। एक नहीं, इसमें क्या है, क्या है कि नहीं, वो रुख भी है कि नहीं? इसमें क्या है जी, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही, अगर ये कहा नफीस, जी, सटल चीज़ है, जी जी जी, जो मेरी ज़िंदगी में है, जी, मेरी शायरी में भी है। जी। जैसे मेरी एक नज़्म है ग़िज़ाल शब के साथ, ग़िज़ाल शब के साथ, जी, अच्छी नज़्म है। उस नज़्म में एक मिसरा आता है, जी, ग़िज़ाल शब ने अपनी रात खोली, ग़िज़ाल शब ने अपनी आँख खोली, जी, ज़बान से कुछ ना बोली, जी, ये आता है उसमें। जी। मैं एक बार क्या हुआ, भाष्यम का तर्जुमा कर रहा था, भाष्यम का हिस्ट्री ऑफ हिंदू फिलॉसफी का एक छोटी किताब थी, मैं उसका तर्जुमा कर रहा था। अच्छा। उसमें उसने वेदास के बारे में लिखा है, शायद यजुर्वेद। जी। यजुर्वेद का उसमें यह कहता है कि रात्रि ने अपनी आंख खोली, रात्रि ने अपनी जबान से कुछ नहीं बोली। सेम थिंग अपीयर्स देयर। ये कैसे मुमकिन हुआ कि मैंने उसको लिखा? मैंने यजुर्वेद को नहीं पढ़ा था, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको। जी। मेरी शायरी में कहीं कोई यजुर्वेद कब लिखा गया, कैसे आया? सुनिए मेरी बात। एक और नज़्म मेरी है जिस्म जान से दूर, ये नज़्म का नाम है। जी। ये नज़्म मैं भद्रावती में था, मैंने लिखी। जी। वो नज़्म लिखने के बाद एक दफ़ा मैं कुरान में सूरह मुआरिज है, सूरह मुआरिज मैंने पढ़ी, तो आधी सूरत जो है बिल्कुल उस नज़्म की तरह है। जी जी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्या मतलब इसका? मतलब ये है जी कि सी.डी. योंग, हाँ, कार्ल गुस्ताव, वो आर्कीटाइप्स की बात करता है। जी जी जी। कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करता है। तो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात है और कार्ल योंग की बात है। जी जी जी। मेरे ख्याल से ये वो सच्चाई है कि जो मेरी नज़्मों में आता है। तो मतलब ये है कि ये चीज़ें, कोई चीज़ दुनिया में मरती नहीं है। दुनिया में कोई चीज़ मरती नहीं है। जो वक्त का तस्वुर है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो हम लोग रखते हैं, उस तरह का है नहीं। जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। इवन आइंस्टाइन के क्वांटम मैकेनिक्स में जी वक्त का तस्वुर नहीं है। तो मतलब यह है कि क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लाइट का जो स्पीड है, कहा गया है कि लाइट की स्पीड से अगर आप दुनिया का चक्कर लगाएं तो 1 सेकंड में 7.5 चक्कर लगा सकते हैं। जी। तो वेर इज टाइम। जी। अच्छा, और एक बात बता रहा हूँ, अभी ये कई एक वाक़े ऐसे हुए हैं कि जो 1400 साल पहले जो पैगंबर इस्लाम के ज़माने में दफन हुए थे मुर्दे, ये जो सीरियन जिहादीस हैं, उन्होंने उड़ा दिया खबर को, निकाल के देखा तो लाश जैसे की तैसी है। ये कैसे मुमकिन है? अरे भाई, टाइम है तो उसको ख़राब हो जाना चाहिए ना, सड़ जाना चाहिए उसको।
क्यों नहीं सड़ी वो? मतलब एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री है एक दुनिया में मिस्ट्री तो है। मैं डार्विन की थ्योरी को नहीं मानता, क्योंकि अगर डार्विन की थ्योरी सच्ची होती तो आज बंदर नहीं होते। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसा कोई मतलब क्यों आज बंदर हैं? नहीं, हर बंदर आदमी हो गया ऐसा नहीं कह सकते। ये ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए फिर इंसान का जहन कंजक्चर्स पर जाता है। जी, वापस आते हैं आपकी शायरी की तरफ फिर से। मैंने ये भी देखा, ये मेरी समझ है जी, कि एक आपकी शायरी में एक हमदर्द की खोज भी है। बिल्कुल है, हमदर्द मिले, मैं बता रहा हूं, और उसकी मिलने की नामुमकिन भी लगती है, जैसे नामुमकिन है मिलना। वो उसके ज़ाती वजूह हैं। जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में जी, सिवाय अपने दादी को छोड़कर कोई ममता नहीं देखी। अच्छा, मैंने कोई ममता नहीं देखी। मेरी माँ का बचपन में इंतकाल हो गया। मेरे बाप से मुझे कोई मोहब्बत नहीं मिली। मेरे अक्सर लोगों से जो मेरे से संबंधित हैं, मेरे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनसे मुझे वो मोहब्बत नहीं मिली जो किसी भी इंसान को, किसी भी सेंसिटिव इंसान को ज़रूरत होती है। इसका क्या असर पड़ा आप पे? इसका बहुत बुरा असर पड़ा। मेरी शायरी पर उसका असर पड़ा। मेरी शायरी में जा बजा इसका जिक्र मिलता है। जी, जा बजा हर जगह आप उसको पढ़ें, आप हर नज़्म में, हर तीसरी चौथी नज़्म में इसका असर मिलता है। तो ये हमदर्द की तलाश। जी, जी, यानी हमदर्द का मतलब ये है कि ये हमदर्द शख्सी भी हो सकता है या ला शख्सी भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, मैं दोनों तरफ से, दोनों तरह से बात पूछ रहा हूँ, दोनों तरह से। जो कोई आपके मरहम रखने वाला, जो आपके जख्मों को ये करने वाला, कोई चारागर कोई नहीं। जी, ये चारागर ना होने का रोना तो उर्दू गज़ल में रोया गया है बहुत। लेकिन साथ ही मैंने देखा आपकी कुछ नज़मों में, गज़लों में नहीं भी हो तो, एक गैर हाजिर साथी है। बिल्कुल है। वो कौन है? वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, वो मुझे लेकिन जब मालूम नहीं है तो फिर कैसे हम कह रहे हैं कि गैर हाजिर साथी? क्योंकि उसका इजहार होता है। उसका इजहार होता है। जी। मैंने एक नज़्म अभी हाल में कही थी जी। उसका परपोर्ट यह है जी कि दरवाज़ा खुला, क्योंकि ऐसा लगा कि कोई आया है। हाँ। मैं खोल के देखा, कोई नहीं है, हवा भी नहीं है। हाँ। कोई फिर कौन आया? जी। फिर कौन आया? जी। तो है ये है आपकी शायरी में, ये है। और कहीं कहीं पर मैं बता रहा हूँ आपको, एक नज़्म मैंने मागोड़, जहाँ पर मैं पोस्टेड था, उस पर लिखी है। जी। अच्छा, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको वाक़या। कभी कभी शाम को मैं बैठा रहता था, तो कोई मुझे आके ऐसा आवाज़ आती थी जैसे कह रहा हो साहब। अच्छा। तो वो मैंने लिखा है, मैंने कि कोई साहब कह के मुझे बुलाता है। ये मैंने लिखा है। अच्छा। और दूसरी बात क्या है, मैं आपको कहीं मैंने ये बात का जिक्र नहीं किया। एक ज़माना था, मागोड़ ही में ये बात शुरू हुई कि मुझे खुशबू आती थी। जी। और खुशबू मागोड़ में जब था, जैसे मैं सपोज में कोर्ट अटेंडेंस के लिए वगैरह कहीं कार में चला जाता था। जी। मागोड़ से निकलकर, मागोड़ के बाद जो है यल्लापुर से कलगटगी तक गए। एक जगह है, आप अगर उस जगह से वाकिफ हैं, कलगटगी तक एक तरह की खुशबू आती थी। अच्छा। कलगटगी से धारवाड़ तक एक तरह की खुशबू अलग। फिर धारवाड़ से बीजापुर तक एक तरह की आती। जी। तो खुशबू जगह जगह चेंज होती थी। तो ये क्या चीज़ है, मैं आज तक समझ नहीं आया। मैंने कई लोगों से पूछा ये क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आया। जी। तो मतलब ये किसी के होने का ये है। अब ये कौन है और क्यों है मेरे साथ, जी, ये मुझे नहीं मालूम। जी। लेकिन आज नहीं होता मुझे। जी। एक दफ़ा मैं घर आया, घर आके मेरे घर आके क्या सीधा ऊपर चला गया, सेकंड फ्लोर पर रहता था। देखा तो संदल की खुशबू जो है महक रही है बरामदे में। जी। मैं गया, जाकर आ गया तो वो गायब। फिर मैं नीचे आया, मैंने कहा मेरा वहम हो सकता है। मेरे छोटे बेटे ने आगे कहा, मैंने कहा डैडी आप ऊपर गए थे? मैंने कहा गया था। आपको संदल की खुशबू आई? मैंने कहा हाँ। ये यानी वो दूसरा आदमी था जिसको आई। जी। यानी मैं अकेला नहीं था। जी। तो मतलब है कि कोई चीज़ है साथ। क्या है इसका बयान कह नहीं सकते। हिंदी शायरी में जी 60s में 70s में ज़्यादा, जी, उसके बाद भी रहा, अब भी है जी, कि एक कॉन्सेप्ट है, कहना चाहिए उसको कहते हैं आदर्श अभिव्यक्ति। जी। मीन्स आइडियल एक्सप्रेशन। जैसे हम शायरी में कुछ कहना चाह रहे हैं, जी, तो कह तो रहे हैं
लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसको कहा जा सकता था, मैं कह नहीं पाया। बिल्कुल, तो ऐसा महसूस आप बिल्कुल होता है मुझे हर नज़म लिखने के बाद महसूस होता है अच्छा कि जितना सब्जेक्ट मैटर था या जितना एक्सपीरियंस था, हाँ, मैं सब्जेक्ट मैटर को नहीं बोलता मैं, हाँ, क्योंकि मैं उसको बिलीव नहीं करता जी क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ जी कि शायरी जो है वो लफ्ज़ों से बनती है, जी इट गेट्स क्रिएटेड थ्रू दिस थिंग, बट वॉट एवर इज देयर हाँ, इनहेरेंट इन द दिस थिंग इट हैज़ नॉट कम फॉर। जी ये हमेशा एहसास रहा है एहसास रहता कि हम मेरे ज़बान के, सोचने के, दिमाग के, लिखने के पूरे लिमिटेशंस हैं। क्या मैं एक ऑर्डिनरी आदमी, जी एक ऑर्डिनरी राइटर, एक ऑर्डिनरी पोएट, जी आई कैन नॉट राइट दैट विच इज जी that someone else can write. Who is that someone else? Is not a human being. जी He is not a human being. जी जी मुझे ऐसा लगा आपकी बहुत सारी नज़में और गज़लें पढ़ के कि आपकी शायरी इस्लामी ट्रेडिशन में जी, गहरी जड़ें हैं उसकी जड़ें और इस वजह से हैं। मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेंथ भी है आपकी शायरी की, और कहीं या कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती है ये कि ऐसा है। इसके बारे में कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा जी इस वजह से हैं कि बिकॉज आई एम बॉर्न इन दैट सिस्टम। जी, वो तो होना ही है ये एक चीज़ जी। लेकिन मुझसे मैंने उसको लिमिट करने की कोशिश नहीं की है, मैंने उसको तोड़ा है। अच्छा जी। मेरी एक नज़म है बेनाम। जी, बेनाम बहुत मशहूर नज़म है। जी जब मैंने दिल्ली में साहित्य अकेडमी में सुनाया था तो हमारे एक दोस्त, जी, वो शायर भी हैं, राइटर भी हैं, लखनऊ के हैं, हम्म, उन्होंने कहा था कि खलील साहब आपने क्या कर दिया, ये कैसे, ये नज़म सुनाने की नहीं है, हाँ, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है कि आप सुनाएं इस नज़म जी को। जी जी यानी उनका इशारा तालिबान और जिहादी वगैरह इस किस्म के लोगों की तरफ था। जी इस तरह की नज़म नहीं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन अब्राहम को क्वेश्चन किया गया है, सारा को क्वेश्चन किया गया है। कहीं मैं तो हर दूसरी नज़म में मैं अल्लाह को क्वेश्चन करता हूँ। जी जी। तो इट इज़ ये कहना यानी कि लिमिटेशन नहीं है नहीं है। बहुत ठीक, बहुत ठीक। मैंने ये भी देखा कि आपकी शायरी में जो इमेजरी है आपकी जी, वो बहुत कहना कि गुंजलक, जी, कॉम्प्लेक्स भी है और बहुत एक्सटेंसिव भी है। तो ये इमेजरी कैसे आपके जहन में पैदा होती है, और आपकी क्रिएटिव जो प्रोसेस है जी, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मेरा क्रिएटिव प्रोसेस तो मैं कहूँगा इट इज़ टोटली अनकॉन्शियस। जी, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, जी मैंने कोई नज़म जी आज तक जी कॉन्शियसली नहीं लिखी। जी अगर मैं आज लिखना चाहूँ, जी जैसे 2 दिन पहले हाँ मेरे एक दोस्त ने कुछ तस्वीरें भेजी थी जी जिसमें कुछ लोग मर गए हैं, कुछ जिंदा हैं। जी तो मैंने उस पर लिखा कि भाई ये तस्वीर बाकी रह गई है जी और उसके देखने वाले भी रहेंगे नहीं रहेंगे। जी जी तो मैंने लिखी। उसके बाद मेरे जहन में एक शेर आया जी कि आदमी मर गया है, तकदीर बाकी है, कुछ जी। इस तरह की चीज़ लिखी। हाँ 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 लिखकर 2-4 शेर लिखे, मैंने कहा ये बकवास है, मैंने कट करके फेंक जी। दिया। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता मैं। जी जी। इट इज़ टोटली अनकॉन्शियस। जैसे गालिब ने कहा है। लेकिन इमेजरी आप पे कैसे बनती है? कुछ कह सकते हैं इमेजरी उसके में बारे इसलिए में? बनती मुश्किल है, इमेजरी मैं शुरू में एक ज़माने तक जो मशहूर आर्टिस्ट दुनिया के हैं, जी जैसे फैन गॉग है, हाँ या पेंटर्स जो फैन गॉग है, या दूसरे जो भी हैं जिनके नाम में इस वक्त इंस्टेंटली नहीं आ रहे हैं, जी जी या म्यूज़िक में एक ऑर्केस्ट्रा जो यूरोपियन बहुत मशहूर ऑर्केस्ट्रा है, हाँ फिलोमोनिक जी, ऑर्केस्ट्रा, आपने जी, सुना होगा जी, उनकी सुना, धुनें। जी। मैंने उसको भी जहन में रख के कुछ नज़में ये हाँ, लिखी हैं। हाँ, तो और वहाँ से खुद ये- जो नेचर का जो ये है, हाँ, जो नेचर सामने लाती है जी चीज़ें, जी जी वो चीज़ें ये हैं, सब मिला के ये ये इमेजरी कुल पैदा- मिलाकर जो एक होता है। और उसमें कुछ क्रिएटिव ये भी है, जी 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 यानी ये नहीं है कि टोटली ये जो नेचुरल है वो है, क्योंकि मेरे यहाँ क्या है, नेचुरल एंड आई डोंट से अननेचुरल, आई से अबव नेचुरल जी जी आर नॉट कनेक्टेड टू नेचर। हम्म, जैसे कि सुरियलिज्म की पोइट्री के बारे में कहा जाता है, जी। सुरियलिस्ट आर्ट, जी इट इज मेड आउट ऑफ रियल एंड नॉन रियल। जी जी तो वो एलिमेंट्स हैं। जी जी बहुत सारी बातें और भी की जा सकती हैं, जी जी लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ हम लोग बात कर सके। जी और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी एक गज़ल का एक शेर में कोट करना चाहूँगा कि वो ज़िंदगी और वो शायरी जी मेरे हिसाब से जी वाजिब है और ज़रूरी है जी
जो शायर से ये कहलवा सके, जी। क्या जो आपने कहा है, जी। खुदा वह दिल दे हर दिल का साथ दे मामून, खुदा वह दिल दे कि हर दिल का साथ दे मामून, सभी के दर्द समेटूं सभी के जुल्म सहूं। वाह। तो मेरे ख्याल से शायरी यहाँ तक लेके आए जी शायर को, जी जी, तो वो उसकी बात बनती है। बात बनती है definitely। बाकी तो कुछ भी फलसफा कुछ भी कहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब इंसान के काम नहीं आए, जी जी, क्या इंसान के, क्या किसी के जहन के काम नहीं है, किसी पढ़ने वाले के काम के नहीं आए, जी किसी को बरंगेख्ता नहीं कर जी सके, जी, तो वो बेकार है। नहीं तो बहुत बहुत शुक्रिया कि जी। आपसे बात हुई और आपने इस तरह की बातें कही हैं, जी जी और आपकी शायरी यहाँ तक पहुँची है, जी ये बहुत खुशी की बात है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया।